अस्सलाम वालेकुम तलबा। अगला पार्ट स्टार्ट करें, रेजोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर। अच्छा, रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है? देखें, जैसे हमने बात की थी, ये हमारे पास एक लैक्टिक एसिड की एग्जांपल है, हम शुरू से इसी को आगे लेते हुए चल रहे हैं। अगर हमारे पास लैक्टिक एसिड आर और एस यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का बराबर मिक्सचर मौजूद है, यानी 50% आर हो और 50% एस हो, तो ये जो कंपाउंड है दोनों मिलने के बाद ये कहलाता है रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, याद रखिएगा कि रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है कि जब हम दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स को प्लस और माइनस या आर और एस दोनों को जब हम 50-50% हालत में मिला दें तो ये कहलाता है रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है। अच्छा, ये रेशो मुख्तलिफ भी हो सकता है। अगर ये फ़र्ज़ करें 40-60 है, 70-30 है, तब तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी जैसे रेसेमिक मिक्सचर है, अगर ये 50-50% है तब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों? आपको समझ में आ रहा होगा कि एक लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, आधे राइट की तरफ रोटेट करेंगे, ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ज़ीरो। तो जो कायरल कंपाउंड्स हैं, अगर उनमें 50-50% के रेशो से हम इनको मिला दें तो रेसेमिक मिक्सर ऐसा बनता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता। लेकिन अगर ये 50-50 ना हो, फर्स्ट करें 60-40 है या 70-30 है, तो जो ज़्यादा होगा, जैसे अगर R70 है तो कॉन्फ़िगरेशन R आएगी, अगर S70 है तो S आएगी। ठीक है। या यूँ कह लीजिए कि अगर प्लस कॉन्फ़िगरेशन 70% है, 60% है, या जो ज़्यादा भी होगी वो फिर कॉन्फ़िगरेशन आने शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों 50-50% है, 50% प्लस है, 50% माइनस है, तो फिर ऑप्टिकल रोटेशन ज़ीरो आएगी और इसको फिर हम कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। अच्छा, रेसेमिक मिक्सचर जो है, यहाँ पर एक हेडिंग आ रही है, रेजोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर। अगर हमारे पास, अच्छा, आमतौर पर देखें, जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो आमतौर पर रेसेमिक हालत में होते हैं और ज़रूरी ज़्यादातर 50-50 तो नहीं होते, ज़्यादातर 40-60 या कोई मुख्तलिफ रेशो में होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो आइसोमर मिक्स हैं, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो इसको हम कैसे अलहदा करें? ये प्रोसेस कहलाता है रेजोल्यूशन। यानी हमारे पास दो ऑप्टिकल आइसोमर मिक्स है, प्लस और माइनस किसी भी रेशियो में मिक्स है। ठीक है, दो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर हैं, एक प्लस है और एक माइनस है और ये किसी भी रेशियो में मिक्स है। अब इसे हमने अलहदा करना है, ये प्रोसेस कहलाता है रेजोल्यूशन। तो इसमें हम ये करते हैं कि वो कंपाउंड, जैसे कि हम लैक्टिक एसिड की एग्जांपल ले रहे हैं कि अब इसका दोनों कंपाउंड मिक्स हैं, इसको हम क्या करते हैं कि किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं जो सिर्फ एक एनेंशियोमर हो, जैसे 1 फिनाइल इथाइल अमाइन। अब ये कंपाउंड है 1 फिनाइल इथाइल अमाइन, इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन है R। इसमें ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, एक तरफ फिनाइल लगा हुआ है, दूसरा ग्रुप मिथाइल है, इस तरफ हाइड्रोजन है और इस तरफ NH2। तो 1 फिनाइल यानी इस पे 1 पे फिनाइल है और 1 पर यानी ये आप इसको यूँ कह लीजिए कि जो इसका नाम दिया हुआ है कि 1 फिनाइल इथाइल अमाइन। ठीक है। यानी अब यहाँ पर आप देखें, ये जो कार्बन है ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है। नेम पहले समझ लें, ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2। 1 पर फिनाइल आ गया, ये वाला ग्रुप फिनाइल आ गया, 1 फिनाइल। ठीक है। अच्छा, अब सी, अब आपके पास दो कार्बन हो तो इथाइल पढ़ते हैं, तो 1 पर फिनाइल आ गया। ठीक है। और दो कार्बन की जैसे हो गया इथाइल, और NH2 को बेस मानते हुए इसका नाम हो गया अमाइन। इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 फिनाइल इथाइल अमाइन। अब ये कंपाउंड है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है। तो हमारे पास ऐसा कंपाउंड जो प्योर किसी एक फॉर्म में हो, प्लस हो या माइनस, R हो या S, किसी एक फॉर्म में हो, जब हम उसको किसी रेसेमिक मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन करने के बाद ये हमें दो प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है। यानी R के साथ मिलकर RR बना देगा, एक सॉल्ट बना देगा, और S के साथ मिलकर RS बना देगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें इसको अलहदा करना मुश्किल था क्योंकि ये दोनों मिक्स थे। यहाँ पर क्या हुआ, जब इसने इसके साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास दो चीजें बन गई, एक RR बन गया और एक हमारे पास बन गया RS या SR बन गया। अब ये जो दोनों बन गए हैं, ये दोनों बन गए डाई स्टीरियो आइसोमर्स। और आपको पता है कि डाई स्टीरियो आइसोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ऑप्टिकल आइसोमर की फिजिकल, जो एनेंशियोमर्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती क्योंकि वो एक दूसरे की मिरर इमेज होती
एनेंशियोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन जो डाइस्ट्री आइसोमर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो जब हम इसको किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें इसके डाइस्ट्री आइसोमर मिलते हैं, और फिर डाइस्ट्री आइसोमर्स की जो कि प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट मुख्तलिफ होता है, बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ हो सकता है, सॉलिबिलिटी मुख्तलिफ हो सकती है, तो फिर हम इसको रिक्रिस्टलाइज करके या किसी और प्रोसेस के जरिए फिर इसको आसानी से हम अलग कर लेते हैं। तो सिंपल याद रखें कि अगर हमारे पास कोई रेसमिक मिक्सर है तो उसको हम किसी प्योर इनैंशियोमर से रिएक्शन कराएंगे, और प्योर इनैंशियोमर से रिएक्शन कराने के बाद हमें डाइस्टोइसोमर मिलेंगे, और फिर उन डाइस्टोइसोमर्स को हम अलहदा करके अपने अपने कंपाउंड को हासिल कर सकते हैं। यानी जब डाइस्टोइसोमर बनेंगे तो आर आर आसानी से अलग हो जाएगा और एस आर आसानी से अलग हो जाएगा, और फिर जब हम दोबारा इसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो ये वाला लैक्टिक एसिड अलग हो जाएगा और ये वाला लैक्टिक एसिड अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो रैसमिक मिक्सर होता है उसके ज़रिए हम दोनों एनेंशियोमर को आसानी के साथ अलग अलग कर सकते हैं। एनेंशियोमर्स को अलग अलग करना ये प्रोसेस कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर कि प्लस और माइनस दो एनेंशियोमर्स आपस में मिक्स हैं और हम उनको अलग करने जा रहे हैं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट टर्म्स इसकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। जो अभी तक हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स में पढ़ा या ऑप्टिकल आइसोमर्स में चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें जैसे एनेंशियोमर्स हमें पता है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हों, डाइस्ट्रो आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस ना हो, ग्रुप सेम लगे हुए हों लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो। जो हमने पीछे देखा था मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें कैरल कार्बन होता है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते क्योंकि उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है। और रेसिमिक मिक्सर क्या होता है, 50-50 मिक्सर होता है प्लस और माइनस का, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा नॉन, इट इज ऑल्सो नॉन ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए, डेफिनेशन इनकी आ सकती है। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट में हम देख रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशन क्या होती है, देखें अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी उसके अंदर आइसोमेरिज्म में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम आइसोमेरिज्म देख रहे हैं स्पेशली अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स। तो अल्केन्स में यहाँ पर हमारे पास इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है, लेकिन हम यहाँ पर इथेन को देखेंगे। तो अगर आप लोग ज़रा गौर से देखें कि इथेन जो है बुनियादी क्या है, CH3 यानी दो कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक हाइड्रोजन जो दूसरे कार्बन पे एक दूसरे के अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो रोटेट होकर ये एक दूसरे के सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये जो हालत है, ये कंफर्मेशन कहलाती है। कंफर्मेशन जो हैं वो आमतौर पर अल्केन्स में इसलिए हम डिस्कस करते हैं कि चूंकि मॉलिक्यूल स्टैटिक नहीं होता और इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं, जो एटम्स जुड़े हुए हैं बॉन्ड्स के जरिए, वो हमने बज़ाहिर तो एक लाइन बनाई हुई है लेकिन ये एटम एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं, एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं और मूव कर रहे हैं। तो इस वजह से स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस होती है, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन बुनियादी चीज़ आपने ये समझनी है कि ये जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है, ये अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, और ये जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है, एक ये 100 हार्स रिप्रेजेंटेशन पहले भी हमने हो सकता है आप लोग ने थोड़ा सा डिस्कस की हो कहीं पर। तो ये अब ये जो शक्ल है कि 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये किस तरह से एक हॉर्स की तरह सूरत हाल सी बनती नजर आती है, इसलिए इसको 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करें तो एक कार्बन के सामने हम दूसरा कार्बन ले आए, यहाँ पर एक कार्बन है, इसके बिल्कुल पीछे साइड पर दूसरा कार्बन, तो इसके 3 हाइड्रोजन और देखें इसके 3, तो बिल्कुल ये इस तरह से अपोजिट हमें नजर आते हैं। और ये जो प्रोजेक्शन है ये कहलाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो ये जो साहॉर्स है ये न्यूमैन प्रोजेक्शन बेसिकली एक ही चीज़ है, लेकिन अगर हम इस तरह से बनाएं तो ये साहॉर्स कहलाता है, और अगर हम इसको इस तरह से बनाएं तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे भी ये 3 हाइड्रोजन है और ये पीछे भी 3 हाइड्रोजन, इनका साइज बराबर है। देखने में इस वक्त आपको छोटा लग रहा है क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन जो आपके करीब हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा है, जो पीछे लगा छोटा है, लेकिन बेसिकली ये सब हाइड्रोजन है और इन सबका साइज वगैरह बिल्कुल सेम है, कोई इसमें तब्दीली नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर न्यूमैन प्रोजेक्शन कहलाता है। अब
इथेन में दो तरह से स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या तो एक स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट हो, या इस तरह से होगा कि हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने हो। तो ये जो हालत है, ये हालत कहलाती है स्टैगर कन्फर्मेशन, और ये कहलाती है एक्लिप्स कन्फर्मेशन। यानी ये स्टैगर्ड एक दूसरे के अपोजिट और एक्लिप्स एक दूसरे के सामने। ये जो हालत है, ज़्यादातर जो अल्केन्स हैं वो इस हालत में होते हैं। प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, वो ज़्यादातर इसी हालत में होते हैं। आप ये देखेंगे, ये स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, एक कार्बन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कि जिसमें एक कार्बन दूसरे से एक दूसरे के अपोजिट होते चले जाते हैं। तो आमतौर पर जो कन्फर्मेशन होती है इथेन में और प्रोपेन में, ब्यूटेन में, वो स्टैगर्ड और इक्लिप्स दोनों होती हैं, लेकिन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो है इस हालत में ज़्यादा जो है वो अल्केन्स मौजूद होती है। ठीक है। आखिरी जो चीज़ है वो इसमें है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन आपको पता है कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह नहीं होता। साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन है साइक्लोहेक्सेन में। और इसमें नंबरिंग भी की है 1 2 3 4 5 और 6। उसको बनाने का तरीका ऐसे बताया गया कि आप पहले दो 4 कार्बन इसमें तो बनाए, 2 कार्बन ये हो गए, 2 ये हो गए, उसके बाद 5वां कार्बन यहाँ बनाए और उसको ज्वाइन कर दें। और तो बेसिकली ये एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि ये 6 कार्बन इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। अगले इसमें इसमें जो हाइड्रोजन है उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं एक्सियल हाइड्रोजन और दूसरे को इक्वेटोरियल। वो हाइड्रोजन जो इक्वेटर पर होते हैं, वो हाइड्रोजन जो इस स्ट्रक्चर के इक्वेटर पर होते हैं, वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कहलाते हैं। और जो एक्सेस पर होते हैं, यानी ऊपर से साइड पर, जैसे ये रेड कलर के जो दिखाए गए, ये जो रिंग एक्सेस पर हैं, ये एक्सियल हाइड्रोजन कहलाते हैं। जो इक्वेटर पर होते हैं वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कहलाते हैं। यानी जो इसमें रेड वाले हाइड्रोजन हैं ये एक्सियल हाइड्रोजन है, और जो ब्लू वाले हाइड्रोजन है वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है। तो दो तरह के हाइड्रोजन हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। 6 हाइड्रोजन एक्सियल होते हैं और 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल होते हैं। अच्छा, अब इसमें अलग अलग करके एक्सियल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, यानी इसमें हर कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन है। ठीक है, हर कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, और हर कार्बन पर हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन इक्वेटोरियल है। तो 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है जो ऊपर की तरफ एक्सियल हैं, और 3 हाइड्रोजन है जो नीचे की तरफ एक्सियल। ठीक है, 1 2 3 और 1 2 3। ठीक, इसी तरह से हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन इक्वेटोरियल है। जैसे ये है 1, इस पर है 2, फिर 3, और फिर 4, फिर 5 और 6। और जब हम इनको मिलाकर बनाते हैं तो ये एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है साइक्लोहेक्सेन का, जिसमें 6 हाइड्रोजन एक्सियल हैं और 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो ये कंफर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन की और इथेन की, ये आप लोगों को आनी चाहिए। इसके हवाले से क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। ये टोटल 6 पार्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप लोग इन सबको देखिएगा। और इसमें जो क्वेश्चंस हो वो आप मुझे व्हाट्सअप करें, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। सेकेंडली, जो ये सारा कुछ मैंने मैकमेरी से बनाया है, आप इसको मजीद डिटेल से देखने के लिए मैकमेरी को स्टडी करें, और मैकमेरी के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपको मिल जाएंगी। इसको आप लोग देख लें। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं क्वेश्चन आंसर वो भी आप लोगों को इसके मॉडल क्वेश्चन आंसर भेजूंगा कि किस तरह से इसके क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो जब आप क्वेश्चन सामने रख के प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कोशिश ये है कि इसको अच्छी तरह ज़रा आप लोग पढ़ें, स्टडी करें, और ज़रा गौर से समझें, तो इंशाल्लाह आपको ये आइसोमेरिज्म का टॉपिक समझ में आ जाएगा। जो हमारी अब ट्यूसडे को क्लास होगी उसमें मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको बारी बारी करके 1-2 दिन में ये लेक्चर्स आप लोग सुन लें, क्वेश्चंस वगैरह देख लें, और फिर उसके बाद हम इस पर फाइनल क्वेश्चन आंसर कर लेंगे कि आइसोमेरिज्म में और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए। तो ये मेरा लास्ट टॉपिक था, और ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद बाकी आपको मैं क्वेश्चन पेपर के हवाले से मैं क्वेश्चन वगैरह मॉडल क्वेश्चन भेज दूंगा। बाकी जो डिटेल है वो फिर मैं किसी और दिन क्लास में आप लोग से डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।